हेलो बच्चों। चलिए आइए आज हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास एक 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक आईटी के नाम से हम जानते हैं सब्जेक्ट को। उस सब्जेक्ट में हमारे पास एक टॉपिक होता है स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज को हम यहाँ पर समझेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो किस तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस उसका लिमिटेशन, और इस स्ट्रेन गेज के थ्रू हम किस फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट कर पाएंगे उस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेन गेज को हमको मालूम होना चाहिए कि ये किस चीज़ से बनता है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल एक्चुअली ये होता है इलेक्ट्रिकल टाइप का हमारा डिवाइस है, और इस इलेक्ट्रिकल टाइप के डिवाइस के लिए हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर रजिस्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम, और रजिस्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसा हम जानते हैं लिखते हैं R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए। एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस का होता है, जो कि रेजिस्टेंस के जो भी किसी मटेरियल है उसका लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो और उसका जो रेजिस्टिविटी होती है उसके साथ इस तरीके से फार्मूला को मेंटेन किया जाता है, जो कि हमको पर्टिकुलर का मटेरियल का रेजिस्टेंस हमको पता चलता है। तो इस तरीके से हम एक फार्मूला को यूज़ करते हैं जो स्ट्रेन गेज जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करेंगे जिससे हमको रेजिस्टेंस में चेंज मिलेगा, और वो किस चीज़ में काम आएगा उस चीज़ को देखते हैं। तो इस केस में स्ट्रेन गेज के लिए हम रो को कांस्टेंट रखते हैं और ए की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, और हमको यहाँ पर वेरिएबल रखा जाता है एल को। तो इसका मतलब हमारा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि अगर हम किसी भी मटेरियल के लेंथ में अगर चेंजेस लाएंगे तो हमारे रेजिस्टेंस में उसका चेंजेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास एक मेटल है जो L लेंथ का है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो मान लीजिए इसको हम इस मटेरियल का लेंथ किसी भी कारणवश इसके लेंथ में अगर इंक्रीमेंट कर दें, डेल एल लेंथ का इंक्रीमेंट कर दें तो हमारा इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। मतलब एल प्लस डेल एल अगर हम कर दिया जाए तो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा उसके रेजिस्टेंस में भी उतनी ही मात्रा में रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो हम यहाँ पर स्ट्रेन गेज के लिए इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, जो कि लेंथ के चेंज होने पर हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आता है, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो स्ट्रेन गेज इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। स्ट्रेन गेज नाम ही इसका है, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के लिए यूज़ किया जाता है, खिंचाव के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि हम किसी भी मटेरियल को खींचेंगे तो उसका अगर उसमें उस मटेरियल में तो लचीलापन होगा तो उसका लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जैसे ही लेंथ में इंक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू में रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट देखा जाएगा। तो इसीलिए ही स्ट्रेन गेज को हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, कई फिजिकल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक होता है फोर्स, एक होता है हमारा टॉर्क, और एक होता है हमारा प्रेशर और वेट या बोला जाए उसका वेट मेजरमेंट, उसका भार कितना है, उसमें लगाया गया फोर्स कितना है। कई उसमें टॉर्क का कैलकुलेशन किया जा सकता है, प्रेशर का कैलकुलेशन किया जा सकता है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये फिज़िकल क्वांटिटी है, इसको मेज़र किया जा सकता है। हमको करना ये होता है कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल को हम उसको लेंथ वाइज उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाने से हमारे इसके बॉडी स्ट्रक्चर में लेंथ पैरामीटर में इंक्रीमेंट देखा जाएगा। इंक्रीमेंट होने से हमारा लेंथ की टोटल लेंथ हमारा इंक्रीमेंट होगी, जिसके कारण हमको आर में भी चेंजेस नज़र आएगा। मतलब हम यहाँ इस तरीके से अगर यहाँ पर हम ओम मीटर के थ्रू रेजिस्टेंस का चेंज चेक किया जाएगा तो यहाँ पर ओम मीटर में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा
स्ट्रेन गेज। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे और कुछ चेक करेंगे कि इस स्ट्रेन गेज को बनाया कैसे जाएगा और किस मटेरियल से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके का स्ट्रेन गेज होता है। एक तो होता है जो कि स्ट्रेन गेज हमारा वायर बाउंडेड का मतलब होता है ये वायर के थ्रू बनता है। मतलब हम ऐसी एक तार को यूज़ करेंगे जिसका लेंथ को हम खींच कर उसका लेंथ की वैल्यू एल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ का कैलकुलेशन कर लेंगे। और जैसे ही हम इसका लेंथ में इंक्रीमेंट खींच कर जैसे एक बॉडी को एक तरीके इस जगह से हिंज कर देंगे और दूसरे तरीके से फोर्स एफ लगाएंगे। तो फोर्स लगाने से हमारा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और फोर्स की वैल्यू बढ़ने से हमारा लेंथ में इंक्रीमेंट होगा और लेंथ के इंक्रीमेंट के साथ हमको रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट दिखेगा। तो हम यहाँ पर फोर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रेच करने के लिए मान लीजिए एक बॉडी है और इस तरीके से अगर मान लीजिए हम एक इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं और यहाँ पर एक तार को बांध लेते हैं जिस तार में हम लोग को रेजिस्टेंस को चेक करना है। मान लीजिए ये जो बॉडी है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जिसको अगर इस तरह यहाँ से हम इसको अगर फिक्स्ड कर दें और इस तरीके से यहाँ पर इसमें फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से होगा ये कर्व के फॉर्म में इस तरीके से बैंड होगा। तो बैंड होकर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा। तो बैंड होने से होगा ये कि हमारा ये जो तार है इस तार में खिंचाव उत्पन्न होगा ये, क्योंकि जैसे ही बैंड होगा कर्व शेप में आएगा तो हमारा इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो इससे इंक्रीमेंट होने से हमारा लेंथ में इंक्रीमेंट होने से हमको रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट दिखेगा। तो हम इस तरीके से एक तार को प्रैक्टिकली अगर इसको चेक करेंगे तो हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंजेस नज़र आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका मैं एक फिगर है मैं आपको शो करता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कुलर शेप में आपको जो दिख रहा है ये बॉडी हमारा फिक्स्ड होता है और यहाँ से जो ये क्रॉस जो लेंथ आपको दिख रहा है यहाँ पर आर्म्स जो दिख रहे हैं वो इस तरीके से मेटेलिक होता है, ये तो फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर ये जो दो हमारे पास एक मेटल का रॉड होता है जिसको हम लोग इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक मेटल का एक रॉड है, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस लगा हुआ है जो कि फ्लेक्सिबल है, प्लस के शेप में आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो ये सर्कुलर फॉर्म में जो आप ये देख पा रहे हैं ये फिक्स्ड एक मेटलिक बॉडी है जो कि सॉलिड है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम इस तरीके से चार वायर की तरह से हमको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ इसको बांधेंगे। वैसे ही नीचे की ओर भी हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा जैसा ऊपर में है। तो अब यहाँ पर ये जो डायफ्राम आप देख पा रहे हैं, डायफ्राम को अगर किसी भी एंगल में हम इसको मूव करेंगे तो इससे होगा ये कि इसके जो प्लेट है इन प्लेट में हमको मूवमेंट नज़र आएगा। जैसे ही हम एक तरफ इसको किसी भी तरफ झुकाएंगे तो हमारे इस तार में है लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, किसी भी लेंथ में इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये इस तार में भी इंक्रीमेंट होगा और इस तार में भी इंक्रीमेंट होगा। अगर हमको इसको नंबर के फॉर्म में अगर इसको बता दें जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आर्म्स के कैलकुलेशन किया जाए तो जैसे ही हम इसको इस तरफ अगर हम इस डायफ्राम को झुकाएं तो हमारा लेंथ में इंक्रीमेंट हमको इन दोनों वायर और इन दोनों वायर में हमको दिखेगा, क्योंकि फोर्स हमारा दोनों जो रॉड है इसके ऊपर हमको वायर बाउंडेड जो है उन पर फोर्स डेवलप होगा, जिसके कारण हमारे इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। सिमिलर जैसा ये ऊपर के स्ट्रक्चर में मूवमेंट दिखेगा वैसे ही हमको नीचे के तार में भी वैसे ही इंक्रीमेंट दिखेगा। अब ये जो सारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो ऊपर के 4 वायर है और नीचे के जो 4 वायर है हमारे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन के लिए हम इस तरीके से एक हम ब्रिज बनाएंगे। एक ब्रिज की तरह फॉर्म में एक बनाएंगे जिसमें एक रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस को हम इस वायर के थ्रू जोड़ेंगे और बाकी सारे हम इसको बैलेंस करके रखेंगे। जैसे ही हम इस डायफ्राम को मूव करेंगे तो हमारा
ये R1 जो है R1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज होने से हमको ये ई आउटपुट जो देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्रिज हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने के कारण हमारा ई नॉट जो कि इस पॉइंट, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच हम वोल्टेज को मेज़रमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम एक इस तरीके के स्ट्रक्चर से स्ट्रेन गेज डिज़ाइन किए हैं। उस स्ट्रेन को चेक कर सकते हैं हम इस रेजिस्टेंस के वेरिएशन में, और हमको वी वोल्टेज आउट यहाँ पर वोल्टेज जो मिलेगा वो इसमें डेवलप्ड फोर्स के कारण हमको मिलेगा। जब हम इस डायफ्राम को किसी भी एंगल में मूव करेंगे, अगर किसी भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट दिया जाएगा तो हमको इसमें स्ट्रेस नज़र आएगा, और स्ट्रेस नज़र आने के कारण हमको यहाँ पर ब्रिज अनबैलेंस होने के कारण हमको ई आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक तरीका हो गया हमारे पास एक स्ट्रेन गेज का एप्लीकेशन, जो कि फोर्स डेवलप करने से या फिर किसी भी एंगल में इसका मूवमेंट देने से हमारा ये इस तरीके से वर्क करता है। ऐसे इसका और भी तरीके होते हैं इसके डिज़ाइन के, उसके इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये एक प्लेट है जो फ्लेक्सिबल प्लेट है। उस फ्लेक्सिबल प्लेट में हम उस वायर को कुछ इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में प्लेस करते हैं। इस तरीके से इस जिगजैग फॉर्म में प्लेस करने के बाद इसका टर्मिनल निकला जाता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो यहाँ ये जो एज है, इस एज को फिक्स्ड कर दिया जाता है, और इसका फोर्स कुछ इस एंगल में जो इधर से इस तरफ होगा, इस तरफ फोर्स लगाया जाएगा। तो फोर्स लगाने से होगा कि हर एक जो लीनियर हमारा ये यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लाइन जो हमारी जो फोर्स के डायरेक्शन में जो लीनियरिटी होगी, लीनियर होगा, उस वायर में खिंचाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण उसके लेंथ में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके कारण उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे इंक्रीमेंट होगा हमको इस टर्मिनल में रेजिस्टेंस मिल जाएगा, रेजिस्टेंस में के चेंजेस में मिल जाएगा। इस तरीके से हम ये सिंगल डायरेक्शन फोर्स, मतलब हम अगर इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तभी हमको इसमें चेंजेस नज़र आएगा। अगर हम इसको 90 डिग्री प्लेस करके इस तरीके से अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर हम इसको खींचेंगे तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज होने के लिए, लेंथ में चेंज होने के लिए ऐसा कोई भी आर्म्स नहीं है वायर के जो कि इसके लेंथ में इंक्रीमेंट कराएं। तो इसका जैसा हमने इसको सिंगल डायरेक्शनल एक लीनियर डायरेक्शन में इसको बनाया है, वैसे इसका दो स्ट्रेन गेज को हम कुछ 90 डिग्री शिफ्ट करके इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक डायरेक्शन हमारा इस तरीके से होगा, एक डायरेक्शन हमारा इस तरीके से होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री प्लेस हो गए। तो यहाँ पर जब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएंगे तो हमको जो इसमें डायरेक्शनल फोर्स को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं। इस केस में अगर हमारा फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में अगर आया तो हमको इस दो टर्मिनल जो दिख रहे हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसमें रेजिस्टेंस में चेंजेस मिलेगा, इस टर्मिनल में रेजिस्टेंस चेंज नहीं मिलेगा। अगर हमारा फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर नीचे होगा, तो हमको इसमें हमको यहाँ पर चेंजेस मिलेगा इस टर्मिनल में, और इस टर्मिनल चेंजेस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो इस तरीके का जो स्ट्रेन गेज बनाया है उसको हम 3 तरीके से, 1 2 और ये 3 तरीके से हम इसको प्लेस किए हुए हैं, जिससे हमको डायरेक्शनल फोर्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको जिस आर्म में हमको मिल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा, और हमको यहाँ डायरेक्शन पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर जो कि सर्कुलर फॉर्म में बनाया जा रहा है, यहाँ पर टर्मिनल्स को सर्कुलर के फॉर्म में जब बनाया जाता है, तो अभी इससे हमको ये पता चलता है इसको 360 डिग्री में कहीं से भी अगर इसमें फोर्स डेवलप होता है तो हमको इसके सर्कुलर पैटर्न होने के कारण किसी न किसी लेंथ में हमको किसी न किसी जो वायर है जो कि 90 डिग्री प्लेस्ड होगा, या ये समझे कि हमारा जिस फोर्स के डायरेक्शन में जिस आर्म का हमारा वायर उस लीनियरिटी शो करेगा, वहाँ से हमको रेजिस्टेंस चेंजेस नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा एक स्ट्रेन गेज होता है जिसको वायर बाउंडेड बनाया गया है, जो वायर से बनता है। तो ये हो गया हमारा वायर बाउंडेड। और इसी तरीके से हमारे पास इसका अगर सॉलिड के फॉर्म में, जिसको मेटल फॉइल के तौर पे बोला जाता है, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसमें होता यह है कि हम कोई मटेरियल, रेजिस्टिव मटेरियल को
एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रोस्टेड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मेटल को, ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टिव मटेरियल को हम हॉट करके, गर्म करके उसको एक इंडक्ट जो कि हमारा एक इंसुलेटर जैसा हमारे पास बॉडी होती है, उसके ऊपर से पेस्ट किया जाता है। तो पेस्ट करने के कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, हमारा एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, उस तरीके से, और जिगजैग के फॉर्म में हम इसको प्लेस करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 60 डिग्री प्लेनर में हम इसको प्लेस करते हैं रेजिस्टिव मटेरियल को। अब इसमें 60 डिग्री में कोई भी एंगल में, अगर 60 डिग्री में अगर हमारा फोर्स लगता है तो हमारे लेंथ में इंक्रीमेंट होने के कारण इसमें रेजिस्टेंस में चेंजेस मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर 45 डिग्री अगर एंगल में हम इसको प्लेस करते हैं, तीन टाइप के अलग अलग मटेरियल, रेजिस्टिव मटेरियल को एक दूसरे से इंसुलेटेड रखकर हम इसको प्लेस करते हैं। इसमें कोई भी टर्मिनल एक दूसरे से टच नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर बनाया जाता है तब हम इसको बोला जाता है 3 मटेरियल्स रेजिस्टिव, जो 45 डिग्री में इसको प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का हमारा स्ट्रक्चर, जो कि रोस्टेड टाइप का हमारे पास मटेरियल होता है, वो काम करता है स्ट्रेन गेज के लिए। तो स्ट्रेन गेज के कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। उस मटेरियल्स का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये निकिल कोमल से बनता है, जैसे कि निकिल क्रोम से बनता है, जो कि निकिल जो हमारा होता है 80% निकिल होता है, और क्रोमल जो होता है हमारा 20% होता है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रेन गेज बनाते हैं, जिसके जो गेज फैक्टर जो होता है हमारा 2.5 के अराउंड होता है। और वैसे ही कंटेनेंट्स भी होता है, वैसे ही आइसोलेट्रिक भी होता है, और एक निकिल प्लेटिनम भी होता है, निकिल प्लेटिनम। तो निकिल प्लेटिनम कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग इस केस में हम लोग देखते हैं कि निकिल की वैल्यू 45 रखते हैं, और हमारा कॉपर की वैल्यू होती है 55। वैसे ही इस केस में हमारे पास होता है निकिल की वैल्यू 36 रखते हैं, और जो क्रोमल की वैल्यू होती है 8% रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स डिज़ाइन करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप का रेजिस्टिव फैक्टर्स रखता है, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को यूज़ करते हुए स्ट्रेन गेज बनाते हैं, और स्ट्रेन गेज से हम फोर्स लगाकर लेंथ में इंक्रीमेंट करके हम यहाँ पर ये चीज़ को चेक कर पाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेन गेज डिज़ाइन होता है। स्ट्रेन गेज में बहुत सारे फैक्टर्स है, जो कि इसको बहुत सस्ता बनाता है, क्योंकि रेजिस्टिव मटेरियल्स हमारे पास जितने भी मटेरियल बनते हैं वो इस नेचर में ईज़िली अवेलेबल हैं। ईज़िली अवेलेबल होने के कारण हम यहाँ पर जो भी मटेरियल डिज़ाइन होता है वो बहुत सस्ता होता है, जिसके कारण हम इसके जो ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन होता है वो बहुत सस्ता होता है, और उसको इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी होता है, क्योंकि उसको सिर्फ जिस भी बॉडी में जहाँ पर फोर्स को कैलकुलेशन करना है वहाँ पर फोर्स लगाया जाता है, और उसको डायरेक्टली प्लेस उस बॉडी में कर दिया जाता है। तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जैसे कि मैंने पहले बताया, फोर्स मेज़रमेंट, टॉर्क मेज़रमेंट, और वेट मेज़रमेंट, प्रेशर मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रेन गेज को प्लेस करने का कुछ तरीका होता है, उसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी कुछ इस तरीके से है, आपको फोर्स मेज़रमेंट करना है, तो हम एक कैंटिलीवर बनाएंगे। कैंटिलीवर के अपर पोर्शन में हम स्ट्रेन गेज को प्लेस कर लेंगे। तो स्ट्रेन गेज के प्लेस करने के बाद हमारे पास 2 टर्मिनल मिल जाएगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कैंटिलीवर कुछ इस तरीके से बैंड होना शुरू होगा कुछ एंगल में। तो इसके बैंड होने से अगर इसमें फोर्स लगाया गया, एफ फोर्स लगाया गया, या इस पर कोई वेट लगाया गया है, तो वेट लगाने से या फोर्स लगाने से हमारे स्ट्रेन गेज की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और डेल आर रेजिस्टेंस चेंजेस आएगा, इसमें रेजिस्टेंस में चेंज डेल आर आएगा। तो इस तरीके से फोर्स लगाने से हमारा फोर्स कैलकुलेशन होगा। वेट मेज़रमेंट करना है तो वेट मेज़रमेंट होगा। अगर पिस्टन अरेंजमेंट के थ्रू हम इस कैंटिलीवर को अटैच किए हैं, तो हमारा क्लोज वेसल में अगर हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने से हमारा जो ये
पिस्टन है वो फोर्स लगाएगा और इसके कारण हमको यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट में भी ये काम आ जाता है। तो ये तरीका होता है हमारा स्ट्रेन गेज, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण इसका इंस्टॉलेशन भी इजी होता है और यहाँ से बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स का कैलकुलेशन इससे किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन गेज। इसके अलावा और भी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि जो ट्रांसड्यूसर और सेंसर के पार्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।